नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू। जनरल साहब, ये बताइए कि भारत ने ईरान के साथ जो समझौता किया है चाबार पोर्ट के लिए, उसको लेकर अमेरिका बड़ा परेशान नजर आ रहा है। हाँ देखो अंजू, इसको हमें थोड़ा सा पीछे बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। ये सबको पता है कि जो ईरान है वो न्यूक्लियर हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। और क्यों वो न्यूक्लियर हथियार ना बनाए, इसलिए एक न्यूक्लियर डील साइन हुई थी जिसके अंदर P5+1 थे। ये परमानेंट मेंबर थे सारे। और उसके ये बताया गया था कि उसके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन नहीं लगेंगी, मगर ये विश्वास दिलाया गया था ईरान से कि वो न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा और वो इनरिच नहीं करेगा यूरेनियम मोर देन 95%। मगर 2016 में जो डोनाल्ड ट्रंप थे, उन्होंने ये अमेरिका ने ये एलिगेशन लगाई ईरान पे कि ईरान चुपके चुपके इनरिचमेंट कर रहा है यूरेनियम की। और इसीलिए वो इस जो ईरान न्यूक्लियर डील है, जिसको JCPO बोलते हैं, जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, उससे बाहर निकल गए थे। और उसके बाद उसने इकोनॉमिक सैंक्शन दोबारा लगा दी थी ईरान पे, जबकि दूसरे देश इससे नहीं निकले थे, अमेरिका निकला था। जैसे ही वो निकले और उन्होंने सैंक्शन लगाई, तो उसका क्या असर हुआ कि कोई भी देश उसके साथ फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कर सकता। और भारत जो है 28% अपना ऑयल उस समय ईरान से लेता था। और क्योंकि ईरान नजदीक है और ईरान का जो इंश्योरेंस इनबिल्ट था, तो बहुत सस्ता तेल था। क्योंकि वहां पर इकोनॉमिक सैंक्शन लगी, तो भारत को अपना जो इंपोर्ट था ईरान से 28 से 0% करना पड़ा हमें। मगर जब बात आई चाबार की, हम्म। हम 2016 से ये एक्टिविटी स्टार्ट की थी, तो हमने अमेरिका को बताया कि ये जो चाबार है, ये इंपॉर्टेंट भारत और ईरान के लिए नहीं है, ये पूरे इलाके के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको समझाया गया कि अगर पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो कि ईरान के लिए रास्ता दे सकता है, और सेंट्रल एशियन स्टेट और आगे वो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, मगर पाकिस्तान तो दे नहीं रहा। और ऐसे में ये एक ऑल्टरनेट रूट है ईरान के चाबार से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से सेंट्रल एशियन स्टेट, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, और उसके बाद ये जो है नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से जोड़ता है, और ईस्ट यूरोप और रूस को। तो इसमें अगर चाबार पोर्ट बनता है, तो यहाँ पर 15 से 18% वर्ल्ड का ट्रेड होगा, और इससे सबको इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। क्योंकि अमेरिका उस टाइम अफगानिस्तान में इन्वॉल्व था, और अमेरिका को भी परेशानी हो रही थी पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जब वो उसके जो कन्वॉय लॉजिस्टिक जाते थे, तो वहां पर उनके ऊपर भी हमला होता था। तो उसने इस बात को स्वीकार किया था, एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग थी कि चाबार पोर्ट के ऊपर हम काटसा नहीं लगाएंगे, जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक सैंक्शन। एक्चुअल में उसको काटसा है, काउंटरिंग अमेरिका एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन एक्ट। और इसीलिए ये जो था उस पे चाबार पे कार्रवाई स्टार्ट हुई। अंजू, सर, अब इसका हमारे लिए फायदा है, दुनिया के लिए भी फायदेमंद सौदा है। लेकिन भारत तो अब देखा जाए तो स्ट्रेटेजिकली या डिप्लोमेटिक लेवल पर तो बहुत स्ट्रांग है। अगर अमेरिका ने इस तरह की बातें की हैं तो भारत का तो एक करारा जवाब उनको मिल ही गया है। हमारे विदेश मंत्री ने तो सीधे सीधे कह दिया है। हाँ बिल्कुल अंजू, अब देखते हैं कि पहले अपने व्यूअर्स को बताते हैं कि इसका एक महत्वपूर्ण रूप तो हमने बता दिया कि इसके अंदर से 15 से 18% वर्ल्ड का ट्रेड जाएगा, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को फायदा होगा। दूसरा, इसकी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाबार जो है वो एक प्रकार इंटरसेक्शन है आपका साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया और इंडियन ओशन का। तो इसकी लोकेशन एक बड़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ये जो सिस्तान बलूचिस्तान ईरान का इलाका है, उसके साउथ में है, और जो गल्फ ऑफ ओमान है उसके नॉर्थ में। तो ये एक उसकी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जोड़ता है अफगानिस्तान, सेंट्रल एशियन स्टेट, नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, और फिर ट्रेड जाएगा ईस्ट यूरोप और रूस में भी। तो इसका ये देखो इतना महत्वपूर्ण रोल है ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यह बहुत जरूरी है। इसीलिए भारत ने बार बार अफगानिस्तान के लिहाज से जो अमेरिका को बताया था, और अमेरिका ने यह समझा भी था। और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है ग्वादार के लिए, क्योंकि क्यों अमेरिका माना था कि उसको पता है कि पाकिस्तान के अंदर
जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया है वो चीन ने अपने फायदे के लिए बनाया, और वो ग्वादार से लेके सिंगजांग प्रोविंस तक जाता है, और ग्वादार जो पोर्ट है वो 100 किलोमीटर दूर ही है अगर सी रूट से देखा जाए तो। इस जो चाबार से 100 किलोमीटर है, तो इसलिए क्योंकि ग्वादार पोर्ट पूरा का पूरा चीन का पोर्ट है, यूं तो पाकिस्तान में है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा है, मगर उसको लीज पे ले लिया है, इसमें कोई शक नहीं है, और वहां पर उसने अपना मिलिट्री पोर्ट बनाया। अगर उसको काउंटर करना है तो चाबार एक बहुत बड़ा अच्छा पोर्ट है, और इसलिए अमेरिका को लगा कि एक तो उसका सबसे बड़ा दुश्मन चीन है इंडियन ओशन में, इंडो पैसिफिक में, और दूसरा उसको लगा कि भाई बाईपास करके पाकिस्तान में अगर आप अफगानिस्तान और सेंट्रल एशियन स्टेट जाता फिर भी चाबार है, तो उसने इस चीज को माना था। तो अब जिस प्रकार से आपने बोला कि जो अमेरिका का कुछ रुख बदला है, हाँ मैं मानता हूँ, जो स्टेट डिपार्टमेंट में जो स्टेटमेंट उन्होंने दी वो स्टेटमेंट एक ओपन एंडेड सी थी, जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि ईरान पे अभी भी इकोनॉमिक सैंक्शन हैं, और अगर कोई जो कंपनियां इसको डील करेंगी तो उनके ऊपर भी इकोनॉमिक सैंक्शन लगेंगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि अमेरिका ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि उसको बड़े फायदे हैं। अगर ग्वादार को उसने एक प्रकार नलीफाई करना है, जो कि एक प्रकार चीन का हब सेंटर होगा, जहां से चीन का ट्रेड जाएगा, स्पेशली चीन का ट्रेड जाएगा इंडियन ओशन से, पाकिस्तान से होते हुए सिंगजांग प्रोविंस में, तो ये एक बहुत बड़ा काउंटर है, और एक ये ऑल्टरनेट रूट है सेंट्रल एशियन स्टेट और नॉर्थ फोर साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का। अब बात आती है, क्या अमेरिका इतना सीरियस है कि वो इसके ऊपर सैंक्शन लगा सकता है भारत के ऊपर? देखो, भारत एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है अमेरिका का। अगर हम S-400 की बात करें, जो सबसे बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम अभी माना जाता था वर्ल्ड में, अभी रशिया यूक्रेन के बाद उसमें भी डाउट है, मगर यह है कि S-400 आज तक एयर डिफेंस सिस्टम, भारत अमेरिका से पेट्रोइट मिसाइल सिस्टम चाहता था, मगर अमेरिका ने भारत को दिया नहीं ना, भारत को कभी उसने कहा ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। तो रूस के साथ हमने डील की S-400, और उसके बाद अमेरिका ने बोला नहीं, हम आपको पेट्रोलियम मिसाइल सिस्टम दे देंगे, आप इसको कैंसिल कर दें, हम आपको एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम देंगे। मगर भारत ने बताया कि हमने पहले डील कर ली है रूस से, और क्योंकि S-400 सबसे अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम है तो हम इसको अब रोक नहीं सकते। तो इसलिए हमें, तो अमेरिका ने इस चीज को माना था कि हाँ भाई S-400 ये रिक्वायरमेंट थी इंडिया की, और उस रिक्वायरमेंट हमने पूरा नहीं किया उस समय, शायद हमारे स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप इतने अच्छे नहीं थे। अब इसने रूस से कर लिया, तो उसने हमारे ऊपर काटसा नहीं लगाया, इकोनॉमिक सैंक्शन अभी तक नहीं लगे। आपको मतलब अंजू ये पता होना चाहिए और अपने व्यूअर्स को, जबकि दो और देशों ने उससे खरीदा रूस से, वो है टर्की और चीन, दोनों के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन लगाई है अमेरिका ने, और टर्की पे तो इकोनॉमिक सैंक्शन भी लगाए, जो F-35 एयरक्राफ्ट उसको दे रहा था वो भी कैंसिल कर दिए। कहता है कि F-35 अगर दिए तो उसकी टेक्नोलॉजी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है S-400 के कारण, और चीन के ऊपर भी इकोनॉमिक सैंक्शन लगाए, मगर उसने आज तक भारत पे S-400 पे इकोनॉमिक सैंक्शन नहीं लगाए काटसा के तहत। तो ये हमको लगता है कि अमेरिका भी समझेगा, क्योंकि इसका बहुत ही स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, और ये भारत और ईरान के लिए नहीं, ये एक पूरे रीजन के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी करेगा, वर्ल्ड के ट्रेड को बढ़ाएगा, वर्ल्ड की जीडीपी बढ़ेगी, और एक बहुत ऑल्टरनेट रूट है ये। तो इसलिए, क्योंकि सेंट्रल एशियन स्टेट भारत के लिए इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एनर्जी और गैस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑयल और गैस है सेंट्रल एशियन स्टेट में, और क्योंकि ये शॉर्टेस्ट रूट हो जाएगा साउथ ईस्ट एशिया से आपके यूरोप जाना और रूस जाना, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत होगी भारत के लिए, तो भारत के लिए तो बहुत बड़ा विन विन सिचुएशन है। तो मुझे लगता नहीं कि अमेरिका इस पे सैंक्शन लगाएगा, बोलेगा जरूर, क्योंकि जैसे उसने आज तक कभी भी ये तो नहीं बोला कि S-400 पे हम आप सैंक्शन नहीं लगाएंगे, वो मगर लगाई नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि इसकी रिक्वायरमेंट थी। तो मुझे लगता है ये है, और अभी तक जो इसके ऊपर ईरान भी इतना खुश नहीं था, ईरान सोच रहा था कि भारत इसको जल्दी बनाए, 2016 में हुआ था, अभी तक होगी, मगर अब भारत खुल के आगे आ गया है। भारत की जो एक प्रकार इंडियन पोर्ट ग्लोबल कॉरपोरेशन है, जो कंपनी और जो चाबार पोर्ट के बीच में 10 साल का डील हो गया है, भारत 10 साल के लिए ये पोर्ट चलाएगा,
और डेवलप करेगा। तो अब भारत खुल के आया है और ये पहला ऐसा टाइम है जब भारत किसी पोर्ट को चलाएगा फॉरेन कंट्री में। तो ये सच्चाई है, भारत के लिए ये स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट था। भारत ने वो किया जो करना चाहिए था। और हुँ, अमेरिका ने, सच्चाई है आपने जो पॉइंट किया, उसने ये क्वेश्चन मार्क रेज किया कि अभी तक ईरान के ऊपर सैंक्शन है, मगर स्ट्रेटेजिकली अगर आप ऑल एस्पेक्ट देखें तो जी, चांसेस बड़े कम हैं कि कुछ ऐसा अमेरिका करेगा। जब 2016 में भी भारत ने इस चीज के बारे में बात की थी और कोई टैसिट अंडरस्टैंडिंग थी, क्योंकि जहां ईरान से ऑयल की बात थी तो भारत ने 0% ऑयल कर दिया था बिना सोचे समझे, जबकि अब भारत रूस से 32% ले रहे हैं, वो अलग बात जी। है। तो ये सच्चाई है, उसको मद्देनजर रखते मुझे लगता है कि ओवरऑल स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस से बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। और इसको अमेरिका, चीन का काउंटर पॉइंट ऑफ व्यू और एक ऑल्टरनेट रेट टू सेंट्रल एशियन स्टेट को मद्देनजर जी। रखते हुए स्थायी सैंक्शन नहीं लगाएगा। अंजू, सर, भारत का दबदबा बढ़ रहा है, ये अमेरिका भी समझ रहा है और भारत बिल्कुल। की नज़दीकी है रूस के साथ, ये अमेरिका भी जानता है। अभी आपको याद होगा रूस ने एक स्टेटमेंट भी दिया था कि भारत के चुनाव को अमेरिका प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। तो इसको लेकर भी तो अमेरिका में खलबली मची हुई है ना। हम देखते हैं कि पन्नू के मामले में अमेरिका कूद जाता है, भारत पर अलग-अलग तरह की टीका टिप्पणियां कर देते हैं। एफबीआई का उनका चीफ भारत आ जाता है। पन्नू को बहुत बड़ा सिख नेता बताते हैं वो लोग। तो इस तरह की हरकतें भी तो करता है ना, जिनको हम टुच्ची हरकतें कहेंगे अमेरिका की तरफ से। हाँ बिल्कुल, देखो अंजू, सच्चाई है सब देश अपना इंटरेस्ट देखते हैं। भारत भी बड़ा अगर आज की तारीख में किसी देश की सबसे अच्छी डिप्लोमेसी है तो वो मेरे को लगता है भारत की है। बड़ा सोच समझ के हमने कदम लिया है। रशिया यूक्रेन वॉर, चाहिए अभी इजराइल हमास की लड़ाई जो है, ईरान भी इसके अंदर कूद गया था, मगर भारत ने हरदम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मुजाहरा किया है और सभी के साथ चले हैं। आज हमारी दोस्ती रूस से भी है, हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। आज हमारी दोस्ती अमेरिका से भी है, वो भी हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर। हम कह रहे हैं कि ये लड़ाई बंद होनी चाहिए, डायलॉग और डिप्लोमेसी से बातचीत होनी चाहिए। और इसी प्रकार हम इजराइल हमास की लड़ाई के अंदर जो पूरी जो मिडल ईस्ट में मुस्लिम कंट्री, उनके साथ भी दोस्ती है। हमने ये भी बोला जो 7 अक्टूबर को हुआ वो टेररिस्ट हमला था, मगर अभी जो पैलेस्टाइन मारे जा रहे हैं वो भी ठीक नहीं है, लड़ाई बंद होनी चाहिए। और हम हरदम बोलते रहे हैं कि हम दो टू स्टेट सोल्यूशन मानते हैं, कि इजराइल भी हो पैलेस्टाइन भी हो। तो ये भारत का नजरिया है, भारत बड़ा सोच समझ के चल रहा है। और मुझे लगता है कि जो आपने बोला अमेरिका ने जो जीएस पनून वाला केस है, देखो कई चीजें इंटरनल पॉलिटिक्स होती है, उसके कारण उनको एक्शन लेना पड़ता। जो बाइडेन को इलेक्शन लड़ने, तो कहीं ना कहीं बात है। जब बात आई आपका कनाडा के बारे में, जस्टिन ट्रूडो ने जब हरजीत सिंह निज्जर के बारे में बात की, वो कहता है कि हमारे पास क्रेडिबल जो एक सबूत। प्रकार से एलिजेशन नहीं, एविडेंस नहीं है, क्रेडिबल एलिजेशन है। उसने कोई एविडेंस तो दिया नहीं आज तक, तो इसका मतलब नहीं। मगर अमेरिका ने एविडेंस दिया, हमने इन्वेस्टिगेशन की और हमें पता चला कि कोई रोग एलिमेंट जो कि आज रो में काम नहीं कर रहा, शायद उसकी इन्वॉल्वमेंट है। तो उसको हमें यह समझना चाहिए कि अमेरिका को कई बार डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के कारण कुछ करने पड़ते। सभी देशों को अपना इंटरेस्ट देखना है। अभी भारत को बड़ा सोच समझ के चलना है। रूस और चीन बड़े नजदीक है। आज आपको पता है पुतिन जो है वो चीन में आए हुए हैं। चीन और रूस का बहुत क्लोज हो रहे हैं। यह भी भारत के लिए कोई अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि जो रूस है वो डिपेंडेंट होता जा रहा है इकोनॉमिकली चीन पे, और लड़ाई बहुत लंबी चल रही है। तो अगर कल को खुदा ना खाता भारत और चीन की लड़ाई होती है तो भारत को अकेले लड़ना पड़ेगा। आप ये सोचोगे आप, क्योंकि अभी भी हमारा 35 से 40% हमारे जो वेपन है वो रूस ओरिजिन के हैं, उनके स्पेयर पार्ट्स वगैरह है। क्या हमारी उतनी मदद करेगा जैसे पहले करता था? तो ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। तो आप अपने पूरे एग किसी एक बास्केट में नहीं डाल सकते। हमें अमेरिका के साथ भी अच्छे रिलेशन रखने पड़ेंगे। और हमें यह भी पता है रूस एक ऐसा देश है जो हमारे साथ खड़ा रहा है, 1971 के बाद हरदम हमारे साथ खड़ा रहा है और स्पेशली कश्मीर इशू में हमारा साथ दिया, तो हमें उसको भी रखना है। मगर हमें यह भी समझना है कि आने वाले समय में रूस जो है वो इतना बड़ा स्ट्रांग नहीं रहेगा बिनस्बत चीन के। वो चीन के एक प्रकार से यंगर ब्रदर हो जाएगा, बिग ब्रदर बनेगा चीन। उसकी इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही है, उसकी मिलिट्री पावर और इसका डिपेंडेंस जो है रूस का वो चीन पे हो रहा है। आज अगर किसी ने रूस को बचाया है वो दो ही देश हैं। एक तो चीन है जो हथियार भी देता है, ऑयल भी खरीद रहा है,
नॉर्थ कोरिया और ईरान ने काफी हथियार दिए, और भारत भी है इनडायरेक्टली, क्योंकि हम 32% उनसे ऑयल लिया है, तो जबकि काटसा वहां नहीं लगा हुआ था। तो ये सच्चाई है, ये कहना कि अमेरिका अपना इंटरेस्ट देख रहा है, रूस अपना इंटरेस्ट देख रहा है, हमें अपना इंटरेस्ट देख रहा है, और हम उस इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए हम किसी के पलड़े में नहीं जा सकते। हमें अपने इंटरेस्ट के साथ चलना है। हमें रियलिस्टिकली वर्ल्ड बदलता हुआ नजर आना चाहिए। हमें पता होना चाहिए रूस और चीन बहुत नजदीक हो सकते हैं आने। ये डिपेंडेंस होना कि रूस वही करेगा जो पहले करता था, स्पेशली रूस और चीन के जो रिलेशनशिप अभी बढ़ रहे हैं, और कल को भारत और चीन की लड़ाई होती है, तो ये हमें सोच समझ के चलना है। और मुझे लगता है ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है और जो प्राइम मिनिस्टर मोदी और डॉक्टर एस जयशंकर का जोड़ है, वो बहुत ही काबिल तारीफ है। वो बड़ा सोच समझ के, हर बात को सोच समझ के बोला जाता है। जिस प्रकार से भारत ने ईरान के साथ अब चाबार पोर्ट पर किया, ये तो सोच में नहीं सकता था, 10 साल का एकदम कर दिया। तो मुझे लगता है अंजू, ये जो भी कार्रवाई हम कर रहे हैं बड़े सोच समझ के करें, और हमारा एक ही मुद्दा है, इंडिया फर्स्ट। हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है। बदलते हुए स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशन क्या होंगी आने वाले समय में, पूरा वर्ल्ड ऑर्डर कैसे चेंज हो रहा है, कैसे चीन बहुत ज्यादा एग्रेसिव होगा आने वाले समय, अमेरिका और रूस के साथ हम कैसे स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहे, हम किसी से मिलिट्री अलायंस नहीं करें। तो मुझे लगता है ये सोच विचार करके हम चलने आगे, और ये ही एक बेस्ट तरीका है आज भारत की जो है नेशनल इंटरेस्ट के लिए। अंजू सर, बीच में खबरें भी आ रही है अंदर खाने की, भारत और चाइना के बीच कोई समझौता होने वाला है। देखो, अभी मैं इसके बारे में अंजू कह नहीं सकता, मगर एक चीज समझ के चलो, अब हम बदला हुआ भारत है। अगर आप चीन से लड़ाई नहीं लड़ना चाहते तो एक ही तरीका है, बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉर। अगर आप लड़ाई के लिए तैयार हैं, आप इक्वली स्ट्रांग हैं, तो चीन अभी आपके ऊपर कभी हमला नहीं करेगा, और मुझे लगता है वो हो रहा है। लास्ट 10 साल में अगर मैं कहूं, देखो मेरा बहुत अनुभव है 40 साल का फौज का, जो 10 साल के अंदर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश, जिस प्रकार से हमने अपनी फौजों को मॉडर्नाइज किया है, जिस प्रकार से हमने आत्मनिर्भर और मेक इन इंडिया बनाया है, जिस प्रकार से हम हथियार खुद बनाने लगे हैं, जिस प्रकार से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा है, जिस प्रकार से हमने सड़कों का जाल बिछा दिया है, जिस प्रकार से हमने रेलवे लाइन ले गए, लॉजिस्टिक बिल्डअप किया, मुझे लगता है चीन को भी लगने लगा है कि भारत एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट है, और उसके अंदर भी एक रिस्पेक्ट आई। तो मैं यही कहूंगा कि चीन को डील करने का एक ही तरीका है, बी इक्वली स्ट्रॉन्ग, और उसकी आंखों में आंखें नजर डाल के देखो, ये बहुत जरूरी है। एंड चीन के साथ बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉर टू अवॉइड वॉर, यही है। तो अगर आप लड़ाई के लिए तैयार हैं, जो है आज की तारीख में, हम बैटल हार्डन्ड आर्मी है, ट्रेंड है, मोटिवेटेड है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है। नेशनल लीडरशिप का बड़ा फर्क पड़ता है। आज की तारीख में भारत की जो नेशनल लीडरशिप है वो बहुत क्लियर है, उसके डिसीजन मेकिंग बहुत तेज और फास्ट है, और उन्होंने मिलिट्री को फुल एक प्रकार से हैंड दिया हुआ है कि किस प्रकार से कर। तो अगर कोई रिलेशनशिप बढ़ते हैं, पर भारत ने एक चीज बहुत अच्छी बताई है चीन को, कि जब तक पीस और ट्रैंक्विलिटी बॉर्डर पे नहीं आएगी, देयर कांट बी बिजनेस एज यूजुअल। और ये अब चीन को भी पता लग गया है कि भारत का जो व्यापार है, चाहे वैसे तो ऐसा लगता है कि बढ़ रहा है, मगर उसके अंदर बढ़ने का मतलब ये नहीं कि वाकई रिलेशनशिप अच्छे नहीं है। हमने कहा जब तक हमारे बॉर्डर के अंदर पीस और ट्रैंक्विलिटी नहीं होगी, स्टेटस को अप्रैल 2020 तक नहीं होगा, इट कांट बी बिजनेस एज यूजुअल। अंजू सर, पाकिस्तान में बड़ी खलबली मची हुई है क्योंकि पीओके को लेकर अभी गृह मंत्री ने स्टेटमेंट दिया था, हमारा हिस्सा है, हम लेके रहेंगे। एस जयशंकर जी ने भी कहा था, डिफेंस मिनिस्टर ने भी कहा था। तो पीओके को लेकर भारत का जो स्टैंड है, जो खुलकर बोला जा रहा है, उसको आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, देखो अंजू, ये सच्चाई है कि पीओजे और गिलगित पाकिस्तान भारत का हिस्सा था, भारत का हिस्सा है, और भारत हिस्सा रहेगा। मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगा कि जब भारत आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट जो थी वो अलग थी। मगर जो 22 अक्टूबर 1947 को जो पाकिस्तान ने हमला कर दिया, कबीलों ने उसके ऊपर अटैक कर दिया, और फिर 26 अक्टूबर को जो महाराजा हरि सिंह है, उसने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनेक्सेशन साइन किया भारत के साथ, भारत का हिस्सा बना अनकंडीशनली। 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू एंड कश्मीर पूरा भारत का हिस्सा बन गया, और 27 अक्टूबर को हमने अपने जो ट्रुप्स थे, जो पहली बटालियन हमने लैंड कर दी थी श्रीनगर में, और हमने उनको धकेलना पीछे स्टार्ट किया।
यह एक विडंबना है कि हम उस समय पूरा इलाका जीत सकते थे, जो पाकिस्तान, जो भारत का पूरा जम्मू और कश्मीर का था। मगर आपको पता है कुछ एक हमने गलतियां की, उस समय हमारे जो सोच विचार था उसके कारण यूनाइटेड नेशन में चली गई, तो बहुत बड़ी गलती की। तो वो कुछ इलाका जो 1/3 है वो पाकिस्तान के पास रह गया, जिसको हम बोलते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, और हुँ, जो गिलगित बाल्टिस्तान। तो असली में वो इलाका तो भारत का है, मगर वो इलीगली ऑक्यूपाइड है पाकिस्तान के पास। अब 1994 में एक रेजोल्यूशन भी पास हुआ पार्लियामेंट में, जो कि सभी पार्टीज ने, जब नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे तब, कि भाई पूरा पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान भारत का हिस्सा है और भारत में होना चाहिए। और इसीलिए जो असेंबली की सीटें हैं उसमें 26 सीटें खाली छोड़ी जाती हैं, ये इस इलाकों की, क्योंकि ये इलाका। अब हुआ क्या, अब तक तो पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान में लोगों को झूठ बोला जा रहा था कि भाई भारत का जो जम्मू और कश्मीर है वहां पर ह्यूमन राइट वायलेशन होते हैं, वहां पर औरतों का रेप होता है, बच्चों को मारा जाता है, और वहां पर कोई डेमोक्रेसी नहीं। मगर अब वो बात सच आ गई, स्पेशली आर्टिकल 317 और 35 से एब्रोगेट हुआ। सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग है, उसने लोगों को पता चला कि भारत का जो जम्मू और कश्मीर है वो तो 70 साल आगे निकल गया। यहाँ तो हुँ, अमन शांति है, यहाँ तो डेवलपमेंट का माहौल है, यहाँ पर तो एक प्रकार से ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी है। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल और पंचायत इलेक्शन हुए हैं, उसके बाद कोई पत्थरबाजी की घटनाएं नहीं होती, कोई स्ट्राइक नहीं होती, स्कूल 24/7 खुले हुए हैं, रेडिकलाइजेशन में बहुत कमी आई है। आतंकवाद जो 250-300 आतंकवादी जो पाकिस्तान से आते थे, जो इनको भेजता था, आज वो घट के 25-30 रह गए हैं। लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद हिजबुल मुजाहिदीन की लीडरशिप खत्म हो चुकी है, उनका मोराल बिल्कुल डाउन है। और आज रिकॉर्ड टाइम जो है टूरिज्म हो रहा है, उसके बाद जो आपके सऊदी अरेबिया और यूएई जैसे देश वहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं 500 करोड़ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, G20 की मीटिंग हम करा रहे हैं वहां पर। तो हुँ, सच्चाई है, आज उन लोगों को पता चला कि भाई भारत के अंदर तो अमन शांति डेवलपमेंट हो रही है, और जम्मू कश्मीर तो कहां से कहां निकल गया। और पाकिस्तान का जो जम्मू एंड कश्मीर, जिसको इलीगली ऑक्यूपाई किया है पाकिस्तान ने, उसको वो सेकंड क्लास सिटीजन मांगते हैं, और उनको उन्होंने एक प्रकार से एक्सप्लॉइट किया है, उसके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया है। अगर मैं अपना ध्यान ले जाऊं अपने व्यूअर्स को, तो जो पीओजे के इलाका है, जो कि उनकी मेन नदी है, जिसको हम कृष्ण गंगा बोलते हैं भारत में, उसको नीलम नदी है, जो मेन सोर्स ऑफ वाटर है इस इलाके का, पीओजे का, उसका मुंह मोड़ के इन्होंने पंजाब के लिए तरफ कर दिया, अपने पाकिस्तान के पंजाब के लिए। मंगला डैम जो पीओजे के में है, जहां पर करीब करीब 20% पूरे जो पाकिस्तान। रिक्वायरमेंट है पाकिस्तान की, उसकी बिजली बनती है। वो बिजली पहले जाती है जम्मू में, बनने का कोई 2 रुपए पर यूनिट है, पहले वो जाती है पंजाब में, फिर वापस आती है 60 रुपए पर यूनिट है इनको इनको इसी प्रकार से जो नीलम झेलम हाइड्रो प्रोजेक्ट है, उसमें भी बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। और जिंक कॉपर, और स्पेशली जो गिलगित बाल्टिस्तान है, वहाँ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर आया है, वहाँ चीनी भी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, वहां पर वो टेक्नीशियन इंजीनियर चीनी आए हैं। तो ये लगा इनको, हमको तो इन्होंने झूठ बोला, हमको इन्होंने एक्सप्लॉइट किया। 1 साल से ना कोई पे मिली लोगों को, ना पेंशन मिली है। आटे दाल की कीमत जो है 400 रुपए पर केजी है, जबकि भारत के जम्मू कश्मीर में 20 से 25 रुपए पर केजी है। इसके साथ साथ वहां पर जो सब्सिडी थी उनको हटा दिया गया है। और सच्चाई ये है कि आज जो कोटा था उनको मिलता था पीओजे के को, वो भी बंद हो गया। तो इन्होंने मन बनाया कि 11 मई को हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, और हम इसके अगेंस्ट इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इसके अगेंस्ट करेंगे, और हम मार्च टू मुजफ्फराबाद। और यही नहीं, मुजफ्फराबाद, कोटली, भिम्बर, हुँ, ददनियाल, आपका बाग, उसके बाद आपका नीलम, मंगला, झेलम, सब जगह से लोग इकट्ठे हुए और सारे मार्च करने लगे मुजफ्फराबाद में। अब वो कहते हैं हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, अब हम भारत के साथ मिलना चाहते हैं, कहता आर पार की लड़ाई करने। फिर पाकिस्तान घबरा गया, पाकिस्तान को डर लगा ये क्या होगा। तो उन्होंने हुँ, पहले सोचा कि हो सकता है पीओजे के की जो पुलिस है वो बगावत कर ले। तो उन्होंने जो एफसी, जिसको फ्रंटियर कोर बोलते हैं, वो बाहर से बुलाई। पंजाब पुलिस कंस्टेबलरी को बुलाया गया बाहर से, वो भी 5 से 7 हजार के करीब जवान आए, वो कंट्रोल नहीं कर पाए। तो फिर इन्होंने रेंजर को बुलाया, रेंजरों ने बहुत ज्यादा इसको एक प्रकार से आंदोलन फोर्स कर। का इस्तेमाल किया, उसमें से 7 से 8 के करीब
कश्मीरी शहीद भी हुए, जो पाकिस्तान ने मारा उनको, और उसके बाद 100 के करीब घायल भी हुए, मगर इन्होंने भी पलटवार किया। और ऐसे में पाकिस्तान को डर लगा, पाकिस्तान को लगा कि ये तो अब पीओजे के इनके हाथ से गया। तो इन्होंने जो कमांडोज हैं, आर्मी के कमांडोज, पाकिस्तान आर्मी कमांडोज, उनको ड्रॉप कराया मुजफ्फराबाद में, कम से कम 100 से 150। और बहुत बड़ा डर लगा कि ये क्या होगा, इन्होंने सोचा भी नहीं था कि ये लोग इतनी बड़ी बगावत कर देंगे। और बगावत मैंने जैसे बताया, उसका रीजन बहुत स्ट्रांग है, वो चाहते हैं भारत में मिलना, क्योंकि वो सोचते हैं भारत का हम हिस्सा थे, हमें झूठ बोला गया था और वो बहुत आगे निकल गए, और हमारे ऊपर बहुत ज्यादा एक प्रकार टैक्स लगाए गए, सब्सिडी नहीं है, और इन्फ्लेशन बहुत है। बिजली आती तो 1 घंटे भी नहीं, और बिजली के बिल बहुत ज्यादा इन्फ्लेटेड है। तो ये 9 महीने से बिजली का बिल ही नहीं दे रहे इन्होंने, वो क्या। तो ये जो स्ट्राइक थी, ये चक्का जाम और शटर डाउन स्ट्राइक थी, ये मार्च टू मुजफ्फराबाद थी। तो लोगों के कारण ये घबरा गए। अब इन्होंने अनाउंस कर दिया कि कोई 80 मिलियन जो रुपी है वो पैकेज होगा, आपको जो एक प्रकार से बिजली है वो सस्ती मिलेगी, 100 यूनिट 3 रुपए पर यूनिट मिलेगी। अब वो क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो खुदा जाने, क्योंकि पाकिस्तान जब तक कोई राइटिंग में नोटिफिकेशन ना दे तो उसका कोई महत्व नहीं है। आज जो बात कही वो बदल जाए, उसकी वजह है जी। क्योंकि आईएमएफ ने बहुत प्रेशर डाला है। आईएमएफ कहता है कि हम आपको लोन नहीं देंगे जब तक आप सब्सिडी कम नहीं करो। अब उन्होंने कहा सब्सिडी कम करना, एक तो आप डिफेंस का बजट कम करें, एक आप जो डिफेंस का जो फौजी फाउंडेशन है जो 80 बिलियन डॉलर की एक पैरेलल इकोनॉमी चलाता है, जिसके अंदर कोलगेट से सीमेंट और आपका रियल स्टेट से बैंक चलाता है, उसको टैक्स के दायरे में लाए। वो तो वो ला नहीं सकते, वो बस ये सब्सिडी कम करने लगे हैं कि आईएमएफ। तो मुझे लगता नहीं, ये जो वादे किए हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, शहबाज शरीफ की ने, जो पीओजे के में, जिसके कारण ये स्ट्राइक अभी बंद होगी है, जो कि हाँ अवामी एक्शन कमेटी ने, मुझे लगता है कि वो इतनी जल्दी उनको रोकनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि अब वो घबरा चुके थे। और ये जो वादे किए हैं पाकिस्तान ने, अंजू, ये पाकिस्तान कभी नहीं निभाता। आपको पता है, एक्सपीरियंस, आप बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट हैं, तो ये सच्चाई है। अब वहां पर लोगों ने मन बना लिया। अब कुछ लोग कह रहे हैं ये तो ट्रेलर था, पिक्चर तो बाकी है। अगर पाकिस्तान नहीं माना और हमको सेकंड क्लास सिटीजन माना, एक्सप्लॉइट किया, हमें हमारे रिसोर्सेज को ये ले गए, क्योंकि ये जो पीओजे के और गिलगित पाकिस्तान रिसोर्स में बहुत ज्यादा रिच है, और ये सर, सारी हाँ, हाँ, सर हाँ, आपको क्या लगता है कि अब जो बार बार ये कहा जा रहा है कि 400 पार जाएगी इस बार मोदी सरकार 4 जून के बाद, तो आपको लगता है कि तब हम ये मानकर चलें कि अगले रिजीम में तीसरी बार जब पीएम मोदी आएंगे तो हम ये देख सकते हैं कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वो हमारा हो जाएगा? अब आपको लगता है कि जब खुलकर बात हो रही है तो एक्शन भी हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। देखो, यही मैं कहीं ना कहीं आवाज आ रही है पीओजे के से भी, कुछ एक एक्टिविस्ट हैं डॉक्टर अयूब अहमद मिर्जा जैसे, वो ये पॉइंट कर रहे हैं कि भाई भारत ने तो कुछ कर नहीं रहा, जबकि करने उनको यह समझ नहीं आ रहा, भारत जल्दबाजी में कोई एक्शन नहीं करता, भारत दिखाता नहीं बहुत एक्शन चलने। भारत की गवर्नमेंट बहुत प्रोएक्टिव है। अभी आप स्टेटमेंट देखें अंजू, आपके होम मिनिस्टर की स्टेटमेंट क्या थी पार्लियामेंट में, हम पीओजे के लिए जान लुटा देंगे। हमारे जो राजनाथ सिंह ने क्या बोला कि पीओके हमारा हिस्सा था, है और रहेगा, हम लेंगे उसको। हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने क्या बोला कि ये जल्दी भारत में आएगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्या बोला कि अगर चूड़ियां उनके पास नहीं तो हम भेज देते हैं, जो कह रहे थे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की ये इन्होंने कोई चूड़ियां नहीं पहनी, आइटम बम है इनके पास। सच्चाई ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो कि अब थर्ड टर्म में आना एक प्रकार से फोरगोन कंक्लूजन है, इसमें कोई शक नहीं है। कितनी सीट जीतेंगे वो तो टाइम बताएगा, मगर अगले समय में जब ये गवर्नमेंट दोबारा आती है प्राइम मिनिस्टर मोदी की और बीजेपी एनडीए गवर्नमेंट, ये सच है कि अगले उसमें जो पीओजे के और गिलगित पाकिस्तान भारत का हिस्सा बन के रहेगा। और इसकी रिक्वायरमेंट ये नहीं कि हम कुछ कर रहे हैं, वहां से आवाज आ रही है, वो लोग आ रहे हैं। मुझे तो वो याद आ गया मार्च 1971 जो कि ईस्ट पाकिस्तान में जो ऐसे स्टार्ट हुआ था, वो कुछ ऐसे ही स्टार्ट हुआ था और वो धीरे धीरे तूफान बन गया और उसके बाद उसको आजादी का माहौल पैदा हुआ। और आपको पता है कि ईस्ट पाकिस्तान जो है बांग्लादेश के रूप में एक नया देश बना और आज वो बहुत अच्छा कर, यही है पीओजे के और गिलगित पाकिस्तान। तो मैं ये कह सकता हूं जो कि विद लॉट ऑफ सेंस ऑफ कन्विक्शन एंड अथॉरिटी कि अगले जो एनडीए गवर्नमेंट दोबारा आएगी थर्ड टर्म में,
पीओजे और गिलगित पाकिस्तान भारत का हिस्सा होगा, इसमें कोई शक नहीं। और इसकी मेन वजह ये होगी क्योंकि आवाज वहां से आ रही है, जब से आर्टिकल 370 और 35 से एब्रोगेट किया है, यहां पर अमन शांति और वहां पर लोगों ने देख रहे हैं, वो चाहते हैं मिलना। उसकी वजह ज्यादा ये है, हमने तो इशारा ही करना है और उसके लिए भारत हर कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बना के रखा है। ये नहीं कि हमने इफ एंड बट है, हर चीज को प्लान करके ये गवर्नमेंट चलती है। तो मुझे पूरा विश्वास अंजू ये होके रहेगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, क्योंकि आजादी के नारे वहां पर लग रहे हैं, भारत के साथ वो मिलना चाहते हैं। जब आवाज वहां से आ रही है तो भारत उस आवाज को तो अनदेखा नहीं करेगा। तो बहुत जल्द हम ये मानकर चलते हैं कि जब तीसरी टर्म में पीएम मोदी आएंगे तो पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान यहाँ के इलाके भी हमारे साथ शामिल हो जाएंगे। सर, आपने विस्तार से इस मुद्दे पर जो जानकारी मेरे दर्शकों को दी, मेरे लिए आपने समय निकाला सर, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम और जय श्री राम। थैंक यू अंजू। जय हिंद। जय हिंद।